गुड मॉर्निंग। इट्स वेरी बैड न्यूज़ फॉर यू कि आपको इस साल ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। एनीवे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस कोरोना काल से लड़ने की। माई सेल्फ डॉक्टर रजनी तसीवाल, मैं आपकी मेंटर पॉलिटिकल साइंस BA पार्ट फर्स्ट ईयर। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है। नहीं समझ में आती है तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके अपनी क्वेरीज या अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परराष्ट्र नीति। बड़ा अजीब सा शब्द है आप लोगों के लिए, पर मैं समझाऊंगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, राज्य जो है वो 4-5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। राज्य का मतलब होता है संप्रभु शक्ति। जैसे राजस्थान आपके लिए संप्रभु शक्ति है, राज्य का आदेश आपके लिए सर्वोपरि है। उसी तरह से जो राज्य पुरातन समय में था वो भी सर्वोपरि था। पर हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति अपना विकास समाज में अकेले रहकर नहीं कर सकता। अ मैन कैन नॉट डू एवरीथिंग। मुझे अगर खाना खाना है तो मुझे गेहूँ खरीदना पड़ेगा, मुझे पानी पीना है तो मुझे नल का कनेक्शन लेना पड़ेगा, मुझे पढ़ना है तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूलिंग अगर करनी है तो स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसी तरह से हमें अपने स्टेट के बिना वी कैन नॉट लीव, वी कैन एंजॉय द लाइफ अलोन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक राज्य जो होता है उसकी सबसे बड़ी जो नीति होती है वो होती है उसका परराष्ट्र संबंध, परराष्ट्र नीति। हम सब जानते हैं कि पड़ोस से बोले बिना हमारा काम नहीं चलता। हम चाहे कितने भी बुरे पड़ोसी हों या कितने ही अच्छे हम लोग साथी हों, रिलेशंस के बिना हमारा काम नहीं चल पाता। ठीक उसी तरह से मनु ने माना है कि हर एक जो राजा होता है, मैं जो स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही हूँ आप इस पर ध्यान से देखिएगा, एक जो राजा होता है उसकी इच्छा होती है जीत प्राप्त करने की। उसको मनु ने कहा विजिगिषु। विजिगिषु का मतलब है इच्छा की विजय की प्राप्ति करने वाला। अब विजय की प्राप्ति करने वाला जो राजा है, ऑब्वियसली बिना लड़े तो वो उसको जीत मिलेगी नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना इन द सेंस कि यू हैव टू डू, आपको युद्ध करना पड़ेगा। मनु ये मानते हैं कि आपके राज्य की सीमाएं जिस राज्य से मिलती है वो ऑटोमेटिक आपके दुश्मन होते हैं। सिंपल सी बात है, हमारा पड़ोसी कभी हमारा अच्छा दोस्त नहीं बनता। तो मनु ये मानते थे कि जिसकी भी सीमाएं किसी विजिगिषु राजा से मिलती हैं तो वो हमारा दुश्मन हुआ। ध्यान से देखिए, विजिगिषु के ठीक ऊपर जो राज्य है उसको उसने नाम दिया है पार्ष्णिग्रह। पार्ष्णिग्रह का मतलब पीठ का शत्रु। उसके बाद जो पीठ का शत्रु है उससे जिस राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई हैं उसको उन्होंने नाम दिया है आक्रांत। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीठ पार्ष्णिग्रह जो है वो है दुश्मन प्रवृत्ति का, क्योंकि उसकी सीमाएं विजिगिषु से मिली हुई है। पार्ष्णिग्रह से जिस राज्य की सीमाएं मिली हुई हैं वो है आक्रांत, और जो आक्रांत प्रवृत्ति का राज्य होता है वो होता है मित्र प्रवृत्ति का। फिर आक्रांत से जिसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं वो है पार्ष्णिग्रह सार, इसका मतलब वो भी दुश्मन। और पार्ष्णिग्रह सार से जिसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं वो है आक्रांत सार, यानी कि वो मित्र प्रवृत्ति का। ये जो सेंटर का राजा है, जो सेंटर में है, वो जो सेंटर का राजा है उसके हिसाब से अगर हम क्रम देखते हैं तो ऊपर के कुल राज्यों की संख्या होती है 4। द टोटल मेंबर ऑफ इन द बैक साइड ऑफ द स्टेट देर आर 4। ठीक उसी तरह से जब विजिगिषु राजा के नीचे की स्थिति हम देखते हैं तो द नॉर्म्स आर इक्वल, कि जिसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिसकी सीमा जुड़ी हुई है वो नीचे की तरफ भी आपका दुश्मन है। That's called Ari. The Ari in Sanskrit, and we just translate the terms Ari in Hindi. That is दुश्मन। दुश्मन का मतलब क्योंकि सीमाएं जुड़ी हुई हैं तो वो अपने आप में उसकी प्रवृत्ति दुश्मनी की होती है। जब हम अरी के नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी जो सीमाएं जुड़ी हुई है वो अरी का दुश्मन तो हो सकता है लेकिन विजिगिषु का मित्र है। सॉरी, मित्र की सीमाएं जिससे जुड़ी हुई हैं वो अरि मित्र है, मतलब दुश्मन का दोस्त है पर मेरा वो दुश्मन है। मेरे दुश्मन का यदि कोई दोस्त है तो वो मेरा दुश्मन हुआ। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो है अरि मित्र मित्र। मैं समझती हूँ इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट यू कैन कॉल मी व्हेन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय द मॉडल। पर कुल टोटल जब हम देखते हैं इसमें एक थ्योरी हमेशा आप याद रखिए कि जिसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं आपसे वो आपका दुश्मन है, और जिससे आपकी सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है वो आपका दोस्त है। इस तरह से 4 पीठ के राज्य होते हैं और 4 आपके फ्रंट के राज्य होते हैं। आपके मतलब विजिगिषु राजा के।
दो तरह के राज्य और होते हैं, जिसमें एक होता है मध्यम। मध्यम का मतलब है वो जो दोस्ती कराता है। दोस्ती का मतलब जो दो लोगों की झगड़े को ख़त्म करके ही वॉन्ट्स टू गिव अ रूट, एक रास्ता देना चाहता है प्रेम का या सद्भावना का। एक वो मध्यम हुआ। और एक होता है उदासीन, जिसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ न्यूट्रल स्टेट। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन किसी से रिलेशनशिप नहीं रखता। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द व्हाट यू आर डूइंग इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ उदासीन। मैं समझती हूँ कि जिस इंग्लिश को हम लोग यूज़ कर रहे हैं आप लोग उसको समझ सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझ में आती है, तो ये भी आप मुझे अपने ग्रुप पे लिखकर भेज सकते हैं या पर्सनली भी डाल सकते हैं। टोटल जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो टोटल आता है हमारे पास 4 ऊपर के और 4 नीचे के, 8। एक होता है मध्यम और एक होता है उदासीन। उसके बाद एक विजिगिषु जो स्टेट है, और एक वो राजा जो उस सेंटर में काम कर रहा है। सो टोटल आर 12। एक बार फिर ध्यान से देखिए, 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल टोटल हुए 8। एक हमारा लेफ्ट में 9, एक हमारा राइट में 10। फिर एक विजिगिषु स्टेट और एक विजिगिषु राजा। यहाँ पर राजा को हम अलग से जोड़ेंगे क्योंकि उसके इंस्पायर होने की जो शक्तियाँ हैं, जो इंस्पायर की नेचर है, वो भी कुल टोटल है। सो नेचर मीन्स प्रकृति। एक्चुअली में जैसे मैं कहीं की रानी हूँ, इफ़ आई एम, तो उस राज्य का पावर और मेरा पावर डबल गिना जाएगा। नॉर्मली राजा होना नॉर्मल सी बात है, बट टू बी बिकम एम्परर ऑफ अ वर्ल्ड, एक स्टेट को कंट्रोल करना या एक स्टेट को कवर करना, वो मेरी प्रवृत्ति है। इस तरह से कुल टोटल जो राज्य होते हैं वो हमारे पास मंडल सिद्धांत में होते हैं 12। और जिनके पास किताबें हैं वो इसको दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा, बिकॉज आई कैन नॉट राइट द एवरीथिंग इन दिस ऑन द क्लास विद द आईपैड। इन 12 राज्यों की एक परमानेंट प्रकृतियाँ होती हैं। प्रकृति का मतलब वो एलिमेंट्स होते हैं या वो तत्व होते हैं राज्य के जो परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये जो 5 प्रवृत्तियां हैं, जिसमें अमात्य है, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो मंत्री जो है कम ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 9 भी हो सकते हैं, कभी 8 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं। कभी राजा इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो 2 मंत्री भी रखे या 5 रखे, लेकिन 3 से सलाह ले। उसी के साथ में राष्ट्र में क्या होता है, राष्ट्र में सीमाएं आती हैं स्टेट की और पॉपुलेशन आती है। तो ये जो जनसंख्या है वो कम ज़्यादा हो सकती है, जो राज्य की सीमाएँ हैं वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। एक पावर होती है दुर्ग की। दुर्ग कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को हरा दिया तो वो जो दुर्ग है वो मेरे अंडर में आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि मेरे पास कोई दुर्ग है, मैंने किसी से संधि की या मैंने किसी से संबंध बनाए तो मैंने एज ए गिफ्ट किसी को कोई दुर्ग दे दिया। थर्ड में आता है पुर का मतलब होता है आपका परकोटा का जो एरिया है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने स्टेट को 2 पार्ट में बांट दूँ या 2 जगह बांट दूँ, तो उसकी जो शक्ति है, जो पावर है, वो डिवाइड हो जाएगी। सो वो कम ज़्यादा हो रही है। और सबसे लास्ट में आता है धन भी एक ऐसी चीज़ है जो कम या ज़्यादा की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं टैक्स नहीं लेती हूँ प्रॉपर, तो मेरे पास जो इनकम है वो कम हो जाएगी। और अगर मैं टैक्स दुगना कर देती हूँ एज अ किंग, एज अ क्वीन, तो मेरे पास वो जो धन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो परमानेंट माने जाते हैं। और जब हम इस पूरे मंडल सिद्धांत में मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो 12 कुल राज्य को गुणा किया जाएगा 5 स्थायी प्रकृतियों से, प्लस 12 स्टेट और जोड़े जाएंगे। ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति क्रिएट होती है, इसे दोबारा समझिएगा। 12 हमारे पास टोटल स्टेट्स, जिसमें विशिगुषु राज्य भी है और राजा भी है, इनटू 5 इजकल टू 16 आता है। उसमें फिर हम 12 स्टेट वापस से जोड़ते हैं। तो ये जो स्टेट हम जोड़ते हैं दैट बिकम अ कन्फ्यूज़न, बट वो जोड़े जाएंगे, 12 स्टेट और जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से लगभग 72 जो प्रकृतियाँ हैं वो हमेशा इस मंडल सिद्धांत में काम करती है। आई नो दैट इज totally confusing, totally complicated, but without a reading you cannot understand the concept of मंडल सिद्धांत by given मनु। इस तरह से कुल 72 प्रकृतियाँ मनु ने स्वीकार की हैं और वो ये मानते हैं कि ये 72 प्रकृतियाँ 24 घंटे लगातार अपना नॉन स्टॉप काम करती रहती है। ये वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जो मॉडल के रूप में मैंने आपको दिखाया। इसी मंडल सिद्धांत के अलावा एक नीति और है जिसे मनु ने षाटगुण्य नीति का नाम दिया है, जिसमें पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, फिर है आसन, उसके बाद द्वेदी भाव और संशय।
अब ये संशय, विग्रह, यान, आसन, द्वेदीभाव और संशय जो दिए गए हैं वो बेसिकली साधन है, संबंध बनाने के साधन, जिसमें पहला संधि है। संधि का मतलब है किसी के साथ दोस्ती कर लेना या मेल बना लेना। संधि में दो तरह की संधियाँ बनाई गई हैं। हम किसी राज्य के साथ में खुश हैं, सो वी आर हैप्पी विथ सम, सो वी कैन गो टू टॉक, वी कैन गो फॉर मेक अ रिलेशनशिप, और हम बात कर सकते हैं तो हम दोस्त बन जाते हैं, दैट्स कॉल्ड संधि। ये साधन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें झगड़ा नहीं होता, इसमें जनहानि या मानहानि या धनहानि नहीं होती। नंबर सेकंड पर है विग्रह। विग्रह का अर्थ है यदि आप किसी को जीतना चाहते हैं या किसी को परेशान करना चाहते हैं तो आप शस्त्र के साथ में यदि किसी पर आक्रमण करते हैं तो वो विग्रह होगा। ओके, इट्स अ सेकंड स्टेज। जब आप विजय की इच्छा रखते हैं और शत्रु को परेशान करना चाहते हैं लेकिन आप आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो तो विग्रह हुआ। विग्रह के बाद में यदि आपने आक्रमण कर दिया तो वो आपका यान कहलाएगा। यान में क्या होता है कि शत्रु को किसी आपत्ति में देख लो और उस पर आक्रमण कर दो, ठीक, तो ये जो स्थिति है वो यान कहलाती है। मनु ये मानते हैं कि यान का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि आपकी सेना बहुत बलवान हो और सामने वाला दुर्बल स्थिति में हो। ऐसा ना हो कि सामने वाला टक्कर का हो और आप उसको धमका दो, सी वी कैन फाइट। नंबर 4 पर आता है आसन। आसन जो है युद्ध की प्रतीक्षा करना होता है। मान लीजिए मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया और मैं अपनी जनता का पेट नहीं भर सकता, तो मैं सिर्फ वेट करूँगा कि या तो सामने वाला मुझ पर अटैक कर दे, नहीं तो मैं अपनी शांति से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। या फिर ऐसा हो कि मित्र आपसे कोई अनुरोध करे कि यार युद्ध मत करो, मतलब युद्ध से दूर चले जाओ। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं, एक तो किसी के अटैक का वेट करना क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, युद्ध का वेट करना, या किसी मित्र के कहने पर युद्ध से दूर चले जाना, ये दोनों स्थितियां आसन की है, मतलब आप शांति से बैठे हैं। द्वेदीभाव में एक राजा क्या करता है, अपनी सेना को 2 भागों में बांट देता है जिसमें एक सेना छुपी हुई होती है और एक सेना सामने होती है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास सेना कम हो और सामने वाले के पास सेना ज़्यादा हो, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए हम अपनी सेना को 2 जगह बांट लें। इसका कंपैरिजन हम हिस्ट्री में किए गए गोरिल्ला युद्ध से भी कर सकते हैं, जिसमें हम सेना को छुपा देते थे और छुपाने के बाद अचानक से अटैक करते थे। तो ये आपका द्वेदीभाव। और संशय जब आता है, संशय का मतलब होता है आपत्ति आने पर हम किसी समझदार राजा या किसी रिच राजा के पास जाकर के खुद को सरेंडर कर दें कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो वो है जो हमने ऊपर डिस्कस किया मंडल सिद्धांत में, और उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि कौन कौन सी थ्योरी हम यूज़ कर सकते हैं, वो है संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वेदीभाव। इसके अलावा राजा साम, दाम, दंड भेद का भी प्रयोग करता है। साम का मतलब है सामने वाले को प्यार से समझाना कि वो गलत काम ना करे। दान का मतलब है किसी को पैसा दे करके खरीदना या अपने अनुकूल बनाना। दंड का मतलब है किसी को सेना का डर दिखाना कि मैं तुम पर आक्रमण करूंगा और तुम्हें समाप्त कर दूंगा, ये हुआ दंड। और भेद का मतलब है सामने वाले दुश्मन की किसी भी कमजोरी को किसी के भी माध्यम से पता लगाना और उस कमजोरी को पता लगा करके सामने वाले पर आक्रमण कर देना। So this was the मंडल सिद्धांत, that was the decision, the definitions of the साठ गुण नीति और साम दाम दंड भेद। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप मुझे फ़ोन पर क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।